हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, कल हम लोगों ने की थी अपनी हिंदी पेडागोजी की एक क्लास। उसके बाद आज की जो हमारी ये क्लास है, ये है क्लास नंबर सेकेंड। अगर आप लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी तो ज़रूर देखेगा। तो चलिए आज की क्लास अपनी शुरू करते हैं, जिसमें रहने वाले हैं आपके पेडागोजी के 15 क्वेश्चन। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहे हैं। उम्मीद है कि इस बार भी आपको यहाँ से कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। शुरू करने से पहले आपको करना होता है क्लास को अपने साथियों के पास में शेयर। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग शेयर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। उसके बाद में देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह रहने वाला है, पूरी पाठ्यचर्या में डॉट डॉट में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। पहला ऑप्शन लिखा है ज्ञान निर्माण, दूसरा ऑप्शन है व्याकरण का निर्माण, तीसरा ऑप्शन है आकलन का निर्माण, चौथा ऑप्शन है मूल्य निर्माण। तो सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन को एक बार आराम से पढ़िए और आंसर कर दीजिए सभी लोग, क्या होगा इसका सही आंसर। पूरी पाठ्यचर्या में डॉट डॉट में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। सभी लोग बताइए क्या सही आंसर हो जाएगा। क्या भाषा की भूमिका से व्याकरण का निर्माण होता है, क्या आकलन का निर्माण होगा, या फिर मूल्य का निर्माण होगा। तो हमें पता है कि व्याकरण का निर्माण जो होता है वो किससे होता है, भाषा की भूमिका। पूरी पाठ्यचर्या में भाषा की भूमिका से नहीं होता है। जो आकलन होता है उसका निर्माण भी भाषा की भूमिका से हम लोग नहीं कर सकते हैं, और मूल्य का निर्माण तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या होता है, पूरी पाठ्यचर्या में ज्ञान का निर्माण जो होता है वो भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। क्या होगा, पूरी पाठ्यचर्या में ज्ञान निर्माण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। कि अगर आपको कोई भाषा आती है और आपको उस भाषा में ज्ञान है तो उसको आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई बालक हो चाहे कोई शिक्षक हो। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। एक बार सभी लोग बताएंगे कि अगर आप क्लास 1 से लेकर के 5 तक के टीचर हैं, यानी कि प्राथमिक कक्षाओं के टीचर हैं, तो भाषा का शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या होनी चाहिए। बच्चों को वाद विवाद के लिए आपको तैयार करना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना चाहिए। तो आपको सर्वाधिक अंक प्रदान करने के लिए पढ़ाई नहीं करवानी है बच्चों को। तीसरा देखिए ऑप्शन लिखा है, कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना चाहिए, हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी देखिए लिखा है, बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना चाहिए। जहां अवसर आ जाए बच्चों के लिए वो ऑप्शन सदैव क्या होता है, बिल्कुल सही होता है, जहां पे अवसर लिखा होता है। यानी इस क्वेश्चन के लिए अगर ऑप्शन नंबर डी आप लोगों ने सेलेक्ट किया है तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रहनी चाहिए वह रहनी चाहिए बच्चों की भाषा, यानी कि जो बच्चे की भाषा की क्षमता होती है वो कैसी होनी चाहिए, विकास के लिए तरह तरह के अवसर होने चाहिए। कहने का मतलब है कि आपको ये चाहिए कि आज जो आपकी क्लास के बच्चे हैं उनको कई सारी भाषाएं आप सिखा सकें, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया। तो इसके विकास में अगर आप उनका योगदान कर रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको अवसर दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे। एक लड़का है रोहित जो कि दूसरी कक्षा में पढ़ता है, वो अपनी मातृभाषा में बात करता है आपकी क्लास में, तो आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन लिखा है, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए बोलेंगे। दूसरा ऑप्शन लिखा है, उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे। तो आपको बच्चे को डांटना नहीं है, अगर वो अपनी मातृभाषा में बात कर रहा है तो ये ऑप्शन आपका कट गया। दूसरा जो ऑप्शन है यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वह है, उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे। यानी कि अगर वो अपनी मातृभाषा में बात कर रहे हैं आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दोगे, आप जो पढ़ा रहे उसको पढ़ाते रहेंगे, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। चौथा ऑप्शन लिखा है, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी लोग आंसर करिए एक बार। दो हमने काट दिए, बच गए दो, एक ऑप्शन नंबर ए बचा है, एक बचा है डी। तो बताइए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। इस क्वेश्चन के लिए जो लोग ऑप्शन नंबर डी करेंगे उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला कोई बालक है जो रोहित, वो हिंदी की कक्षा में अगर अपनी मातृभाषा में बात करता है, यानी कि अगर उसने बोल दिया कि सर मुझे वो जो बालक है, या फिर मान लीजिए हिंदी बोल दिया या फिर बिहारी भाषा में बोल रहा है,
हरियाणवी बोल रहा है, बंगाली बोल रहा है, कुछ भी बोल के अगर वो आपके पास आया और किसी बच्चे की शिकायत कर रहा है अपनी मातृभाषा में, तो उसकी भाषा को समझने की कोशिश करना चाहिए आपको, ना कि उसकी भाषा को आपको अनदेखा करना है आपको। तो आप इसको याद रखेंगे। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी बच्चों से आप ये नहीं बोलेंगे कि आप सभी लोग इसकी भाषा बोलने लग जाओ, तो ये भी गलत हो गया। बच कौन सा गया? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, द्विभाषिक बच्चे डॉट डॉट विकास, सामाजिक सहिष्णुता और डॉट डॉट चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है संज्ञानात्मक विस्तृत, दूसरा ऑप्शन लिखा है संक्रियात्मक सीमित। सीमित यहाँ पे आ जाएगा वो हमें काट देना है, ये दोनों कट गए। उसके बाद में लिखा था संक्रियात्मक और केंद्रित, तो केंद्रित भी काट देना है। बच कौन सा गया? बच गया संज्ञानात्मक और विस्तृत। द्विभाषिक जो बच्चे होते हैं यानी एक से ज़्यादा भाषा बोलने वाले बच्चे संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। क्या होते हैं? अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो कई सारी भाषाओं का ज्ञान रखते हैं और कई सारी भाषाओं के बारे में सोच सकते हैं और उनके बारे में विस्तृत जानकारी रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। अगर आप किसी भाषा को बोल सकते हैं और आप उसकी भाषा को बोलने के बावजूद भी उसका जो ज्ञान है आपके अंदर सीमित है, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, नेगेटिव में आएगा। तो सीमित सीमित दोनों जगह कट गया। और अगर आपके पास सहिष्णुता और यहाँ पे लिखा जाता केंद्रित, तो केंद्रित चिंतन नहीं होगा, इसीलिए ये भी गलत हो गया। कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों ने किया था उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विभाषिक बच्चे संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस क्लास को अपने सभी साथियों के पास में जरूर शेयर कर दीजिए। जो भी लोग सीटेट का एग्जाम देने वाले इस बार हैं या फिर जिन लोगों ने टीचर से संबंधित किसी भी क्लास में एडमिशन लिया है, उनके लिए भी ये क्लास काफ़ी फायदेमंद हो सकती है, जो कि हमारी हिंदी पेडागोजी की क्लास है, जिसमें हम लोग 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। 15 क्वेश्चन वो करेंगे जो हिंदी पेडागोजी से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सभी लोग पढ़िए और आंसर कर दीजिए एक बार, क्या सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। आपको बताना है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो सभी लोग आंसर कर दीजिए एक बार, किसके अभाव में हम नहीं पढ़ पाएंगे, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है। फटाफट आंसर करिएगा सभी लोग, जल्दी जल्दी आंसर करिए। निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। 12 खड़ी बोली से परिचय, यानी काखा गाघा ये जो है अगर इनका परिचय ना हो तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। वर्णमाला की क्रमबद्धता का परिचय, अ आ इ उ ऊ अगर इनका परिचय ना हो हमको वर्णमाला की क्रमबद्धता का, तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, यानी हमें अभाव होगा इन सब चीज़ों का, तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। कहने का मतलब ये है। तीसरा ऑप्शन लिखा है संयुक्ताक्षरों की पहचान। जो संयुक्त अक्षर होते हैं आपको पता है कौन कौन से होते हैं। संयुक्त अक्षर होते हैं 4, छत्र, ज्ञ और स्र। तो अगर इनकी पहचान हमको नहीं है तो हम नहीं पढ़ पाएंगे क्या इनके अभाव में। चौथा ऑप्शन लिखा है लिपि से परिचय। अगर आपको किसी लिपि का परिचय नहीं है तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है सही हो जाएगा, सभी लोग बताइए, फटाफट आंसर कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम नहीं पढ़ सकते हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? अगर आपको लिपि का परिचय नहीं है तो आप उसकी 12 खड़ी बोली, वर्णमाला की क्रमबद्धता और संयुक्त अक्षरों की पहचान कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए? लिपि का ज्ञान होना चाहिए कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो किस लिपि में है और इसकी लिपि की क्या क्या विशेषताएँ हैं, तभी आप कुछ भी पढ़ सकते हैं और कुछ भी पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं या फिर जान सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी जिन लोगों ने किया होगा उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लिखा है, सिद्धार्थ की माँ ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? कोई लड़का है सिद्धार्थ, उसकी अपने परिवार में ये चीज़ बोल रही है कि घर में सभी लोग एक ही भाषा का प्रयोग किया करें जिससे हमारा जो लड़का है सिद्धार्थ उसके अंदर भाषाई क्षमता का विकास सही से हो सके। तो आपको ये बताना है कि उनकी जो माँ है वो क्या कर रही है। पहला ऑप्शन लिखा है, वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती। दूसरा ऑप्शन देखिए लिखा है, वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही है। तीसरा ऑप्शन लिखा है, वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती है। जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है, वह सिद्धार्थ के समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही है। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सभी लोग आंसर करते रहिए और बताते रहिए, लिखते रहिए अपने पास में और अंत में बताइएगा 15 में से आपके कितने सही निकल रहे हैं।
अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है पेडागोजी करने में तो आप हमारे 100 रुपये में नोट्स हैं, सिर्फ 100 रुपये का नोट्स है, उसको खरीद सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आप हमारी क्लासों को करिए तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही निकलेंगे। उम्मीद है कि आप लोग, अगर हिंदी वीक है, कमज़ोर है, तो आपको ज़रूर नोट्स खरीदने चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे नोट्स बनवाए हैं, एक एक पॉइंट बनवाया गया है आपके सीटेट के एग्जाम ऑफ वेव से। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जो लोग ऑप्शन नंबर डी करेंगे उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर किसी बच्चे की माँ ये बोल रही है कि हमारे बच्चे को सिर्फ एक ही भाषा में, सभी लोग बोलिए, उसको एक ही भाषा है, तो वो क्या कर रही है, वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही है। क्योंकि बच्चा अगर बहुभाषी होगा तो उतना अच्छा होता है, उतना ही बच्चा क्या होता है, तेज होता है, स्मार्ट होता है। अगर बच्चे को एक से ज़्यादा भाषाएं आएंगी तो बच्चा क्या होता है, अच्छा होता है। तो कहने का मतलब है कि वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही है उसकी माँ। उसको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि अगर बच्चे को ज़्यादा बोली और भाषाएं आएंगी तो वो क्या होगा, उसके लिए अच्छा रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए लिखा है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे। सभी लोग बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 7 का। प्राथमिक स्तर पर यानी कक्षा 1 से 5 तक की क्लासों में भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे लिखी छपी सामग्री को बोल बोल कर पढ़ें। जो चीज़ लिखी गई है या फिर जो छापी गई है उसको बोल बोल कर पढ़ें। दूसरा ऑप्शन लिखा है अक्षरों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ सकें। तीसरा ऑप्शन लिखा है शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ सकें। चौथा ऑप्शन लिखा है लिखी और छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें। सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जब कोई बालक जाता है पढ़ने के लिए, पहली बार स्कूल जाता है, क्लास 1 में गया है, तो लिखी और छपी सामग्री को बोल बोल कर क्या वो पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। तो आप इसको काट सकते हैं पहले ऑप्शन को देखते ही। दूसरा ऑप्शन लिखा था जोड़ जोड़ कर वाक्य, वाक्य क्या पढ़ेगा जब उसको अक्षर ही नहीं पता है। तीसरा ऑप्शन लिखा था शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ सके। तीनों ऑप्शन आप देख कर ही काट सकते थे। अगर आपने ये जान लिया कि प्राथमिक कक्षाएं क्या होती हैं, 1 से 5 तक की होती हैं, और हमको सबसे पहले क्लास 1 का ही बालक अपने दिमाग में लाना है, क्लास 5 का बालक नहीं लाना है। यहाँ पर है प्राथमिक कक्षा में, आप लोग ये चीज़ याद रखेंगे। चौथा ऑप्शन आपका लिखा है लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें। जो चीज़ छापी गई है या फिर जो लिखी गई है, अगर उसका वो लोग अर्थ बताने पे समझ जा रहे हैं या फिर देख के समझ जा रहे हैं। कोई बालक है, अगर चित्र बना है डांस करते हुए, तो बच्चा समझ जाएगा कि ये देखो नाच रहा है, अपने मन में सोचेगा ये नाच रहा है या फिर ये कूद रहा है, खेल रहा है। अगर वो छपी या लिखी सामग्री का अर्थ समझ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन के लिए। शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य, क्या कोई बालक क्लास 1 में जाता है तो वाक्य बना सकता है जोड़ जोड़ करके? नहीं बना सकता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए, बी और सी आपके ये सब गलत थे। जो इसका सही था वो था ऑप्शन नंबर डी। सभी लोग अच्छी तरीके से इसको देख लीजिए और याद भी कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन बन चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के बारे में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? प्राथमिक स्तर आपको दिमाग में कक्षा 1 से 5 तक हमेशा बनाए रखना है। सभी लोग बताएंगे प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? मौलिक विचार, श्रुतलेख, सुलेख या फिर वर्तनी। आपको पता है कल हम लोगों ने बात की थी श्रुतलेख क्या होता है। वो होता है जैसे कि हम कुछ बोल रहे हैं और आप लिखते जाएं हमारे साथ में, हमारे द्वारा बोली गई चीज़ को आप लिख रहे हैं सेम टू सेम, वो होता है श्रुतलेख। यानी कि इस क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन इसका कोई मतलब नहीं, इसको देखते ही काट दीजिए। सुलेख का मतलब होता है बुक में कोई चीज़ लिखी है उसको आप देख देख कर लिख रहे हैं और अपनी राइटिंग अच्छी कर रहे हैं, इसको भी काट दीजिए। वर्तनी का मतलब होता है आप ऐसे शब्द लिख रहे हैं, कठिन शब्दों को सही तरीके से लिखना सीख रहे हैं कि आपके द्वारा लिखी गई किसी भी चीज़ में गलतियाँ ना आए, तो इसको भी काट दीजिए। अब यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वो देखिए, लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो मौलिक विचार हैं। आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं उस चीज़ को आप लिखते जा रहे हैं। तो मौलिक विचार के बारे में जो लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मौलिक विचार हो गया। गाय के बारे में कुछ लिखेंगे तो हमने अपने मन में विचार किया, उसको बोलते हैं मौलिक विचार। हमने लिखना शुरू कर दिया, गाय हमारी माता है, गाय के 2 सींग होते हैं और 4 पैर होते हैं, 1 पूँछ होती है। इस प्रकार से आप गाय के बारे में जितनी भी चीज़ें आपको पता है आप लिखते चले गए, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मौलिक विचार। और ये जो चीज़ आप लिख रहे हैं ये किसके अंतर्गत आएगी? प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, मौलिक विचार। जिन लोगों ने ए किया है उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कर लीजिए यहाँ पे। देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 9,
निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशल के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? श्रवण एवं वाचन कौशल के लिए विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपको ये बताना है। सभी लोग ऑप्शन पढ़िए और आंसर कर लीजिए एक बार। लिखा है कहानी सुनकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। दूसरा ऑप्शन लिखा है हाव भाव के साथ कविता बुलवाना। तीसरा ऑप्शन लिखा है प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना। चौथा ऑप्शन लिखा है रेडियो समाचार सुनाना। क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशल के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी मेरे द्वारा कुछ चीज़ बताई जा रही है आपको, तो आप उसको समझ रहे हैं या फिर नहीं समझ रहे हैं। यहाँ पे यह पूछा गया कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो सर्वाधिक उपयुक्त होगी। सभी लोग आंसर कर दीजिए, ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसके लिए सही हो जाएगा। तो कहानी सुनकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, यानी कि वो लोग कुछ समझ पा रहे हैं या फिर नहीं समझ पा रहे हैं। हमने आपको एक कहानी सुना दी, मान लीजिए कि राम की पत्नी कौन थी, सीता थी। तो उसके बाद में हमने पूछा कि भैया लक्ष्मण की पत्नी कौन थी, आप लोगों ने बता दिया सीता। यानी आप लोगों ने हमारे द्वारा बताई गई कहानी को सही तरीके से नहीं सुना। हमने क्या बोला था, राम की पत्नी सीता थी, लेकिन जब हमने आपसे पूछा लक्ष्मण की पत्नी कौन थी, आपने बोल दिया सीता। यानी आप लोगों का ध्यान हमारी बात पर नहीं था। तो ये चीज़ यहाँ पर पूछी जा रही है कि श्रवण एवं वाचन कौशल के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या होगा? कहानी को सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया को जानना। यहाँ पे सुनकर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, सुनाकर। तो कहानी को सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया लेना, यानी कि वो हमारी बात को सुन रहे थे या फिर नहीं सुन रहे थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है वाणी डॉट डॉट होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती है। लिखा है स्थिर होती है, अस्थिर होती है, स्थायी होती है, फिर गौड़ होती है। सभी लोग बताएंगे वाणी डॉट डॉट होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती रहती है। वाणी का मतलब आप समझ रहे हैं, जो हमारे द्वारा बोले जाने वाली जो भाषा होती है वो क्या होती है, वो क्या होती है, अस्थायी होती है, स्थायी होती है, फिर गौड़ होती है। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी आसान है, जरा सा अगर आप लोग लोड देंगे अपने दिमाग के ऊपर तो आपको फटाक से आंसर मिल जाएगा। जो हमारी भाषा होती है, वाणी होती है, वो कैसी होती है, अस्थायी होती है और क्या होती है, लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। लिखित भाषा हमारी इतनी जल्दी नहीं बदलती है। अगर हमारा कोई क्षेत्र बिहार के साइड में पड़ रहा है, मान लीजिए गोरखपुर पड़ता है, तो गोरखपुर के जो लोग हैं उनके अंदर आपको बिहारी भाषा की झलक देखने को मिल जाएगी। लेकिन वहाँ की जो किताबें हैं या फिर वहाँ की जो भाषा है, वैसे जो लिखित भाषा है वो किस में आएगी, वो हिंदी में ही आएगी। वहाँ की जो किताबें हिंदी में ही लिखी जाती हैं, यानी कि उनकी लिखित भाषा नहीं बदली, लेकिन उनके जो भाषाई विकास है, यानी कि जो उनकी भाषा है, वाणी है, वो बदल चुकी है। वो किस में हो चुकी है, वो उनकी भोजपुरी में शामिल हो चुकी है काफ़ी हद तक। वो काफ़ी हद तक शब्द ऐसे बोलते हैं जो कि भोजपुरी के होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वो हिंदी भाषी क्षेत्र से ही आते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप बी किया था, उनका सबका बिल्कुल से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। और ये ऑप्शन सभी को पता भी होगा कि हमारी जो भाषा होती कैसी होती है, अस्थायी होती है, बहुत ही जल्दी जल्दी बदलती रहती है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 पर। लिखा है बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है। तो ऑप्शन पढ़िए और आंसर कर दीजिए एक बार, क्या हो जाएगा। ऑप्शन लिखा है जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो। दूसरा ऑप्शन लिखा है जहां बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता है। तीसरा ऑप्शन लिखा है जिस कक्षा में शिक्षक शिक्षिका दो या दो से अधिक भाषाएं पढ़ या लिख सकते हैं। तो शिक्षक और शिक्षिका दो या दो से ज़्यादा भाषाएं पढ़ सकते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बहुभाषी कक्षा का मतलब क्या होता है, बच्चों की जो भाषा होती हैं उसको सम्मान देना, कि वो बोल पा रहे हैं नहीं बोल पा रहे हैं उससे मतलब है। शिक्षक को 10 भाषाएं आती हैं उससे कोई मतलब नहीं है। अगला देखिए ऑप्शन है, जो अंतिम ऑप्शन लिखा है जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हों। तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि 2 भाषाओं में आपका बच्चा जो है हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है, लेकिन आप हिंदी की किताब को ही इंग्लिश में छाप दीजिए, हिंदी में छाप दीजिए, तो उसका कोई मतलब बचा क्या, वो बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा। तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि कक्षा में क्या हो, कम से कम 2 भाषाओं की पाठ्य पुस्तकें हो, हिंदी और इंग्लिश में हो। तो ये बिल्कुल गलत हो गया। अब आपके पास बच गया क्या, 2 ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर ए और बी। बी को देखते हैं, दिखा है जहाँ बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता है। जहाँ बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कि जहाँ पे बहुत सारी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं सिर्फ वहाँ पर आपको बहुभाषी कक्षा देखने को मिलेगी। आपको वहाँ भी बहुभाषी कक्षा देखने को मिल सकती है जहाँ पर, या फिर जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता है। वो कैसी होती है, बहुभाषी कक्षा होती है, किस प्रकार से होती है, चलिए समझिएगा। मान लीजिए एक विद्यालय बना है दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में प्राथमिक विद्यालय है, 1 से 5 तक की कक्षाएं चलती हैं।
आपको पता है कि दिल्ली में सभी स्टेट के लोग आते हैं। एक क्लास लगी है, क्लास थर्ड मान लीजिए आप लोग, चल रही है, जिसमें एक बच्चा बैठा है बंगाल का, एक बैठा है बिहार का, एक बैठा है यूपी का, एक बैठा है हरियाणा का, और एक बच्चा ऐसा बैठा है जो दिल्ली का ही है। तो अगर 5 स्टेट के बच्चे बैठे हैं और वो लोग अपनी घर की भाषा को बोलने लग गए, तो कैसे वो क्लास हो जाएगी, बहुभाषी हो जाएगी या फिर नहीं हो जाएगी? कहने का मतलब है कि 5 भाषाएं अगर वो लोग क्लास में बोल रहे हैं, तो जो टीचर अगर उनकी भाषा को सम्मान दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, बहुभाषी क्लास हो जाएगी या फिर नहीं हो जाएगी? आप लोग स्वयं सोचिए और बताइएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ या फिर नहीं हुआ। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 ये देखिए, वहाँ पर कट गया है तो यहाँ पे लिखा है 12 है क्वेश्चन नंबर। इसमें देखिए लिखा है संज्ञान के स्तर पर विकसित डॉट डॉट अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। सभी लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन लिखा है व्याकरण क्षमता, दूसरा ऑप्शन लिखा है तर्क क्षमता, तीसरा ऑप्शन लिखा है भाषा क्षमता, चौथा ऑप्शन लिखा है ज्ञान क्षमता। तो संज्ञान के स्तर पर विकसित व्याकरण क्षमता अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित हो जाती है, तो ये नहीं होगा, ऐसा कुछ बन नहीं रहा है। पढ़ के देखिए आप लोग, वहाँ पे एडजस्ट करते चलिए, आपको पता चल जाएगा क्या आंसर सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन लिखा है संज्ञान के स्तर पर विकसित तर्क क्षमता अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है, तो तर्क क्षमता भी अनुदित नहीं होगी आसानी से। तीसरा ऑप्शन लिखा था संज्ञान के स्तर पर विकसित भाषा क्षमता अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है, तो ये बिल्कुल सही है। भाषा की जो क्षमता होती है वो अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऑप्शन नंबर सी किया था, उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्ञान क्षमता यहाँ पर नहीं आएगा, तो इसको आप लोग काट सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी पहले से ही सिलेक्ट कर लिया होगा इस क्वेश्चन के लिए, और आपके जो है ज़्यादा क्वेश्चन गलत नहीं निकल रहे होंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है थोड़े से हार्ड हैं। अगर आपको हिंदी पेडागोजी नहीं आती, आपने कंसेप्ट नहीं क्लियर किए हैं, तो आप शायद आपको दिक्कत हो रही होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, लिखा है भाषा शिक्षण को डॉट डॉट संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। तो आपको ये बताना है कि भाषा के शिक्षण को किसके संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है, सांस्कृतिक, नैतिक, बहुभाषी या फिर आर्थिक। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सभी लोग कर लेंगे और कर भी लिया होगा सभी ने। भाषा शिक्षण को क्या सांस्कृतिक संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्या नैतिक स्तर पर है, ये भी नहीं है, क्या आर्थिक स्तर पर है, ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा भाषा शिक्षण को बहुभाषी, क्या हो जाएगा बहुभाषी संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी किया था, उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषा शिक्षण को बहुभाषी संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, लिखा है संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार है। पहला ऑप्शन लिखा है बड़ों की परिपक्व भाषा, दूसरा ऑप्शन लिखा है बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण करना, तीसरा ऑप्शन लिखा है परस्पर अंताक्रिया, जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है परस्पर प्रश्नोत्तर। सभी लोग बताइए, आपको पता है संयुक्त परिवार क्या होता है? जिसमें संयुक्त परिवार वो परिवार होते हैं जिसमें दादा दादी, चाचा और चाची, बड़े पापा, बड़ी माँ, ये सब एक साथ में रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? संयुक्त परिवार बोलते हैं। क्वेश्चन वहीं से बन गया है कि संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, तो इसका कारण या फिर इसका आधार क्या है, आपको ये बताना था। उम्मीद है सभी लोगों ने कर लिया होगा। बच्चे क्या करते हैं, अपनों से बड़ों का क्या करते हैं, परस्पर अंताक्रिया उनसे कर लेते हैं, यानी उनकी बोलचाल की जो भाषा होती है उनकी तरफ देखते रहते हैं, उसको सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं, फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, वो सब बोलने लग जाते हैं, जो उनके घर वाले बोलते हैं, जो उनको सिखाते हैं। क्योंकि जब बड़ा परिवार होता है तो वो बच्चे किसी ना किसी के साथ हमेशा रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं। पता चले कभी चाचा के साथ हैं, कभी चाची हैं, कभी बुआ हैं, कभी फूफा हैं, तो कोई ना कोई बना रहता है, दादा या फिर दादी हैं, जिससे क्या होता है बच्चे के अंदर विकास कैसा होता है, अपेक्षाकृत बेहतर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी किया था, उनका सबका बिल्कुल सही होगा। इसका आधार होता है परस्पर अंतःक्रिया। अगला और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सभी लोग आराम से पढ़िए और सही आंसर करने की कोशिश कीजिए अंतिम क्वेश्चन का। क्वेश्चन लिखा है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की, क्या लिखा है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की पहली शर्त क्या होती है, आपको ये बताना है। सरल पाठ्य पुस्तक, क्या आप बच्चे को हमेशा सरल पाठ्य पुस्तक पढ़ा करके कुछ सिखा सकते हैं? सरल का मतलब हो गया क्लास 1 में बच्चा जा रहा है, लेकिन आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें ABCD या फिर 1 2 3 या फिर छोटा बड़ा कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ आप उसमें रंगीन रंगीन तितलियाँ बना दे रहे हैं, बॉल बना दिए, बैट बॉल बना दिए, ऐसा कुछ बना दिया, जिससे क्या होगा बच्चे सीखेंगे नहीं सीखेंगे। तो सरल पाठ्यक्रम वाला ऑप्शन आप काट दीजिए।
दूसरा ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण बाल साहित्यकारों का साहित्य। जबकि तीसरा ऑप्शन लिखा है बाल साहित्यकारों का साहित्य, और चौथा ऑप्शन लिखा है चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या है? चार्ट पोस्टर तो होगा नहीं, क्योंकि इसको एनसीईआरटी जो एनसीएफ हमारा आया था उसमें भी लिखा गया है कि ये निगेटिव थिंक थी। कई सारी क्लासों में पोस्टर और चार्टर बहुत ऊंचे ऊंचे लगा दिए गए थे, और जब उनको बच्चों को पढ़ाया नहीं जाएगा तो बच्चे देख कर आप सीख जाएंगे पोस्टर चार्टों से। तो इसको आप काट सकते हैं। अब बच गया बाल साहित्यकारों का साहित्य। ऊपर देखिए यहाँ पर भी लिखा है बाल साहित्यकारों का साहित्य, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी के अंदर ऑप्शन नंबर सी खुद है, देखिए लिखा है बाल साहित्यकारों का साहित्य, नीचे भी लिखा है बाल साहित्यकारों का साहित्य, जबकि लिखा है निवेश समृद्ध संप्रेषण संप्रेषण का वातावरण बाल साहित्यकारों का साहित्य होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, निवेश समृद्ध हो और संप्रेषण का वातावरण हो, बाल साहित्यकारों का साहित्य। बाल साहित्यकार आप समझ रहे हैं, ऐसी किताबें होनी चाहिए जिसके अंदर क्या हो, बाल साहित्य यानी कि चित्र वित्र बने हो बढ़िया से, हर चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया गया हो बच्चों को, और बच्चे समझ सकें, ये होता है बाल साहित्य। आप लोगों ने किताबें भी देखी होंगी, काफ़ी अच्छी होती हैं, रंगीन सी किताबें होती हैं बाल साहित्य वाली। तो इस क्वेश्चन के लिए जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया था उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको हमारी इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा ऐप जो है मास्टर श्रद्धा लर्निंग ऐप, ये देखिए इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और यहीं पर आपको मिलने वाली है हमारी क्लास 3 से लेकर के क्लास 8 तक की एनसीईआरटी बुक। जो भी आपको पढ़नी हो आप यहाँ पर फ्री में पढ़ सकते हैं, और आपको हमारी क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी बिल्कुल मुफ्त में। और क्या मिलेगा, और आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर फ्री में मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए, जैसे कि हिंदी का नोट्स हो गया, हिंदी पेडागोजी बहुत अच्छी तरीके से उसमें दी गई है, 100 रुपये में है। ईवीएस का चाहिए वो भी 100 रुपये में है। और अगर आपको सीडीपी पढ़नी है, बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बने हुए हैं, 150 का है सीडीपी का। अगर आप लेंगे तो बहुत ही अच्छा नोट्स है, आप खुद बोलेंगे कि सर मज़ा आ गया पढ़ के। तो अगर आप लेना चाह रहे हैं तो अभी हमारा ऑफ़र भी चल रहा है। ऑफ़र लेकिन सिर्फ 3 के ऊपर चल रहा है, सीडीपी के ऊपर नहीं है। अगर आप हिंदी और ईवीएस का नोट्स खरीदते हैं तो आपको सामाजिक विज्ञान सेकंड पेपर के लिए बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगा, यानी आपको 3 नोट्स मिल रहे हैं सिर्फ 200 रुपये में। तो जिन लोगों को ज़रूरत है, जो लोग खरीदना चाहते हैं, वो लोग देर ना कीजिए। कुछ ही दिन के लिए ऑफ़र बच गया है, शायद कल परसों में ऑफ़र ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद में आपको हर नोट्स के लिए 100 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आपको ज़रूरत है तो आप अभी ले सकते हैं। चलिए आप लोग बताना कमेंट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और आपको हिंदी पेडागोजी कैसी लगती है, और मज़ा आता है पढ़ने में या फिर नहीं आता है, कठिन लगती है फिर आसान लगती है। फिर मिलेंगे आपको कल इसी क्लास में हिंदी पेडागोजी की अच्छी तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जब तक आप लोग क्लास को देखते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।